किसान भाई बहनों, आज तारीख है 7 जुलाई। मैं हूं हिमानी दीवान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो गांव का प्राइम टाइम। और आज की बड़ी खबरों में शामिल है राजस्थान में सामने आया नहर विवाद और उस पर फूटा किसानों का गुस्सा। फिर बताऊंगी आपको इंडोनेशिया के साथ भारत के अहम कृषि समझौते के बारे में। पीएम इस समय इंडोनेशिया में, वहां पर क्या डील हुई है खेती से जुड़ी, ये बताऊंगी। और आगे जानेंगे आप खरीफ की 5 जुलाई तक की बुआई की पूरी रिपोर्ट। और अब E25 पेट्रोल पर भी सरकार ने एक नया बयान दिया है। जानेंगे आगे आने वाले दिनों में इथेनॉल को लेकर और क्या योजना है सरकार की। और फिर दिखाऊंगी आपको लगभग पूरे देश में फैल चुकी मानसूनी बारिश का नजारा। फैक्ट ऑफ द डे में भी आज जानेंगे बारिश के बाद मिट्टी से आने वाली सौंधी खुशबू की वजह के बारे में। तो भाई, राजस्थान के करौली जिले में सोमवार का दिन, आज मंगल का दिन है, आपको बता रही हूँ कि जो सोमवार का दिन है पूरा बहुत ही मुश्किल भरा रहा। बड़ी उम्मीद लेकर आया था लेकिन उम्मीद टूटती हुई नजर आई। 20 साल बाद पंचना बांध से खेतों तक सिंचाई का पानी पहुंचने की शुरुआत होनी थी। फिर सरकार ने इसके लिए बड़ा कार्यक्रम रखा था, मंत्री पहुंच रहे थे, पूजा पाठ हो रहा था, बटन दबाकर योजनाओं की शुरुआत भी हो गई थी। लेकिन जब पानी नहर में नहीं पहुंचा तो किसानों का गुस्सा ही फूट पड़ा। सबसे पहले पंचना बांध पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने देवनारायण मंदिर में पूजा की। इसके बाद 61 करोड़ रुपए की गुड़ला लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास हुआ। फिर इस परियोजना से 13 गांवों को फायदा मिलेगा, ये आपको बता दूं। और साथ ही गंभीर नदी में भी पानी छोड़ा गया, जिससे उन गांव के किसानों में खुशी मिली। लेकिन असली इंतजार था पंचना कमांड एरिया के किसानों को, क्योंकि उनके खेतों तक जाने वाली जो मेन एक नहर थी उसमें भी पानी छोड़ा गया। लेकिन तकनीकी खराबी आ गई और पानी आगे पहुंच ही नहीं पाया। जो इतना काम किया इंजीनियरों ने उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उम्मीद जग गई थी कि पानी आ जाएगा, सिंचाई आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान भी उम्मीद में थे, इसलिए उन्होंने जल पूजन की पूरी तैयारी कर रखी थी। ये भी बता रहे हैं कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी आने वाले थे। लेकिन जब नहर ही सूखी रही तो किसानों का भी सब्र टूट गया। क्या बोले किसान, आप सुन लो। मांगे आपकी, हमारा नहर में पानी आना चाहिए पहले तो, और मैडम गृह मंत्री इस्तीफा देना चाहिए, और सिंचाई मंत्री हमारे साथ धोखा किया है। 6 तारीख को डॉक्टर साहब की बात पीटी है, मैंने हमारे समाज की माटी करी है। कल जवाहर सिंह बेडम और जो सिंचाई मंत्री सुरेश रावत वो आते हैं, नदी के गेट खोल देते हैं, लिफ्ट परियोजना के गेट खोल देते हैं। लेकिन जब नहर की बारी आती है तो फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं और बोलते हैं नहर खुल गया। इतने लोगों में झूठ बोलते हैं, जबकि नहर का गेट 1 इंची भी नहीं खुला, और झूठ बोल के इतने लोगों को गुमराह करके चले जाते हैं। इस तरीके की झूठी सरकार के झूठे प्रतिनिधि जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इस्तीफा दे तुरंत, और जो तानाशाही चल रही है उसको ख़त्म करवाएं, नहरों में पानी खुलवाएं, और जो भी इसमें दोषी है उन सब की बर्खास्त करे तुरंत। अब प्रशासन से फिर बात की गई तो प्रशासन का कहना है कि तकनीकी दिक्कत है, ये जल्दी दूर हो जाएगी, नहर का पानी किसानों के खेत तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिलहाल करौली के कई किसान अब भी उस पानी का इंतजार कर रहे हैं, जिसका इंतजार 2 दिन या 10 दिन पुराना या 10 महीने पुराना नहीं है, 2 दशक पुराना है। 20 साल से इंतजार है, और अब जब काम हुआ तो वो काम भी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से अटक गया। तो किसानों का गुस्सा होना भी जाहिर है। प्रशासन का जो एक वादा किया है, कहना चाहिए, या धीरज दिया है किसानों को, उसका क्या नतीजा निकलेगा, इसकी रिपोर्ट जैसे ही सामने आएगी फॉलो अप तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे बुलेटिन में। अब खबर है खरीफ बुआई से जुड़ी। मॉनसून की जो बारिश है सामान्य से कम रहने का अनुमान बता रहे हैं, सुपर एल नीनो का अलर्ट बता रहे हैं। तो इस सब के बीच में ऐसा लग रहा है कि जो खरीफ की बुआई है संकट में पड़ जाएगी। लेकिन अब तक यानी 5 जुलाई तक के जो आंकड़े सामने आए वो थोड़ी राहत तो दे रहे हैं। जून में सामान्य से कम बारिश हुई है, 40% तक कम बारिश, लेकिन इसके बावजूद अब जो खरीफ की बुआई का रकबा सामने आया है वो धीरज दे रहा है। इतना भी नहीं रुकी है, इतना भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। जुलाई में और बारिश होने की उम्मीद है तो किसानों को राहत मिल सकती है, और खरीफ पे जो इसका खराब इम्पैक्ट पड़ सकता था उसमें भी लग रहा है कि कमी आएगी। तो क्या आंकड़े आए हैं, रिपोर्ट क्या है, वो बता देती हूँ।
5 जुलाई 2026 तक देश में 350.85 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हो चुकी है। पिछले साल इस समय तक 442.80 लाख हेक्टेयर की तुलना में करीब ये 20.76% कम है। मान लो कि 21% कम है, लेकिन जो हालात हैं उनके हिसाब से ये आंकड़ा बुरा नहीं है। जो स्थिति थी, इतनी कमी रही बारिश की, उस हिसाब से बेहतर बता रहे हैं इसे एक्सपर्ट। क्योंकि खरीफ की ज्यादातर बुआई जुलाई में होती है, तो उम्मीद अभी बनी हुई है। धान की रुपाई अभी कितनी हुई है? फिलहाल हुई है 60.24 लाख हेक्टेयर में। पिछले साल से करीब 13% कम है, लेकिन बारिश बढ़ेगी तो उम्मीद है कि धान की रुपाई भी तेजी से आगे जुलाई में होगी। अब सबसे ज्यादा असर जो है वो दलहन और तिलहन की बुआई पर है। अरहर, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली का रकबा घटा है। सोयाबीन की बुआई पिछले से करीब 40% कम है। हालांकि मध्य भारत में अच्छी बारिश शुरू होने के बाद किसान तेजी से बुआई कर रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट ये भी बता रहे हैं कि ये जो बुआई का रकबा कम हुआ है, इसमें मौसम से ज्यादा मंडी रेट का भी एक कारण बन सकता है, क्योंकि जिस चीज के दाम नहीं मिल रहे उसकी बुआई पर किसान ध्यान नहीं दे रहे, एक रीजन है। आगे ये है कि मोटे अनाज और कपास की बुआई शुरुआत में धीमी रही, लेकिन अब उम्मीद है कि जुलाई के दूसरे हफ्ते से अब अच्छी बारिश रहेगी तो इनका रकबा भी तेजी से बढ़ेगा। और आईएमडी क्या कह रहा है, मौसम विभाग, वो ये कह रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है, जो हम देख ही रहे हैं, और अब उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में अच्छी बारिश हो रही है, जो हम देख रहे हैं, रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं। तो खेतों में नमी बढ़ेगी और खरीफ की जो बुआई है उसे भी आगे रफ्तार मिलेगी। और जो एक्सपर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि जो खरीफ सीजन की असली तस्वीर है वो जुलाई और अगस्त की बारिश के बाद ज्यादा साफ होगी। सामान्य रही बारिश तो अभी जो बुआई का अंतर है वो हो सकता है कि काफी हद तक कम भी हो जाए। इसीलिए शुरुआती सुस्ती के बावजूद इस बार खरीफ फसल को जो लेकर उम्मीदें हैं किसानों की, एक्सपर्ट्स की, सरकार की, वो अभी बनी हुई हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं लग रही हैं। अब भाई पीएम मोदी इस समय इंडोनेशिया में हैं। यहाँ जकार्ता में उन्हें इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया, और साथ ही दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए। मैं यहाँ बुलेटिन में इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि जो समझौते हुए हैं खेती से जुड़े भी हैं। खेती और उससे जुड़े क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे इंडोनेशिया और इंडिया, और इसके लिए एमओयू पर साइन भी किए गए हैं। तो एमओयू यानी समझौते के तहत भारत इंडोनेशिया को 100 टन उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी वाले DWR 162 किस्म के गेहूं के बीज भी देगा। तो ये आज जो मैं आपको बुलेटिन बता रही हूँ, बड़ी खबर ये है कि इंडोनेशिया में है पीएम। इंडोनेशिया और इंडिया के बीच हुआ है समझौता, एमओयू साइन हो गए हैं। हुआ क्या है समझौता? वो ये कि इंडिया इंडोनेशिया को 100 टन उच्च गुणवत्ता वाले DWR 162 किस्म के गेहूं के बीज देगा। क्यों दे रहा है ये? क्योंकि ये भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो विकसित की गई एक बढ़िया अच्छी किस्म है गेहूं की। इससे अच्छा प्रोडक्शन होता है, अच्छी क्वालिटी है, और ये तय हुआ है। तो इस सहयोग के लिए दोनों देश फसल उत्पादन बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों का एक्सचेंज करने, कृषि रिसर्च में काम करने, बीज विकास, बागवानी, ये सब सारे जो कार्य होते हैं एग्रीकल्चर से जुड़े, इनमें आपस में मिलकर काम करेंगे। ये इनका समझौता हुआ है, बातचीत हुई है। तो इससे किसानों को नई तकनीक और अच्छी जो टेक्निक्स हैं अच्छी खेती की, वो भी जानने और समझने का मौका मिलेगा। अब भाई इथेनॉल पर जो बातचीट चल रही है वो थम ही नहीं रही। अभी तक E20 पेट्रोल पर बहस चल रही थी, बात चल रही थी, उस पर सरकार जवाब दे रही थी। अब बात हो गई है शुरू E25 पर। तो पेट्रोल में 25% इथेनॉल मिलाने को लेकर, यानी E25 को लेकर जो चर्चा बातें चल रही हैं, उस पर भी केंद्र सरकार ने अपनी सफाई दे दी है। क्या कह रही है सरकार? वो ये कह रही है कि देश में E25 लागू करने का अभी कोई फैसला नहीं है, कोई विचार नहीं है। लोगों को जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं खबरें या अफवाहें, उन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर से सरकार ने ये कहा कि जो E20 है पूरी तरह सेफ है। पिछले 2.5 साल से सिस्टमैटिक तरीके से पूरे देश में लागू किया जा रहा है, और पूरा साइंटिफिक रिसर्च की है, टेक्निकल इस पर एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। अप्रैल 2023 में E15 लाए थे, अप्रैल 2024 में E19 लाए, और अप्रैल 2025 में E20 ब्लेंडिंग लागू की।
इसीलिए हर चरण को लागू करने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह ली गई है, सारे जरूरी टेस्ट किए गए हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट आंकड़ा बताया गया है सरकार की तरफ से वो ये है कि देश में करीब 20 करोड़ पेट्रोल से चलने वाले 2 पहिया वाहन और करीब 20 लाख पेट्रोल कारें इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल कर रही हैं। बड़ी संख्या है ये। तो E25 पर उन्होंने ये कहा है कि अभी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं अलग अलग मॉडलों के साथ। जब तक सारे रिजल्ट नहीं आते तब तक E25 लागू करने का कोई फैसला नहीं है। तो E20 पर एक बार फिर सफाई दी, आंकड़े बताए कि कितने जो वाहन है 2 पहिया और 4 पहिया E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और E25 को लेकर अभी काम चल रहा है, टेस्टिंग चल रही है, एक्सपर्ट से बातचीत चल रही है, लेकिन लागू नहीं कर रहे। अब भाई इस समय मॉनसून जो है लगभग पूरे देश में फैल चुका है। हर तरफ से बारिश से जुड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने। आप आगे देखो तस्वीरों में कहां कहां किस किस जगह कैसा है बारिश से हाल। तो अभी मैंने बारिश की बात बताई, और जब गर्मी और उमस के बीच जब कहीं अचानक बारिश आती है तो मिट्टी से आती है एक सौंधी खुशबू और पूरा मन एकदम महक उठता है। पर आपने कभी सोचा है कि ये खुशबू आती कहां से है? तो आज फैक्ट ऑफ द डे में इसी सवाल का जवाब दूंगी। हैरानी की बात ये है कि ये खुशबू सिर्फ मिट्टी की नहीं होती। हमें लगता है कि बारिश मिट्टी पर पड़ी और मिट्टी की खुशबू आई, नहीं, ये खुशबू होती है सूक्ष्म जीवों की। कैसे? ऐसे कई दिनों की गर्मी के दौरान बहुत सारी गर्मी पड़ती है, हम सोचते हैं कि अरे कैसे होगा इस गर्मी में काम, लेकिन जो मिट्टी के अंदर रहने वाले करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं वो अपना काम लगातार करते रहते हैं। आप इमेजिन करिए, बहुत गर्मी है, मिट्टी के अंदर करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें कुछ खास बैक्टीरिया जियोसिन नाम का एक प्राकृतिक यौगिक बनाते हैं और ये मिट्टी में जमा होता रहता है, चुपचाप वो काम करते रहते हैं, यौगिक बनता रहता है और मिट्टी में चुपचाप जमा होता रहता है जियोस्मिन। लेकिन जैसे ही पहली बारिश की बूंद जमीन से टकराती है, हजारों लाखों बेहद छोटे छोटे बुलबुले बनते हैं और ये बुलबुले जियोस्मिन को हवा में उछाल देते हैं और अगले ही पल वो सौंधी खुशबू हमारी सांसों में घुल जाती है और हमें महसूस होती है बारिश की ताजगी, मौसम का एक अलग ही नयापन। और वैसे भी साइंस हमेशा ये कहता है ना कि पानी की तो अपनी कोई महक नहीं होती, लेकिन ये फैक्ट है कि जब खास तरह की सूखी परिस्थितियों में मिट्टी के कणों के साथ पानी आता है संपर्क में, तो बहुत सुंदर रासायनिक एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे बारिश के बाद चारों तरफ एक सौंधी खुशबू फैल जाती है। और ये खुशबू लंबे समय से सूखी धरती और पौधों की सतह पर जमा कुछ जो एक नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनको भी हवा में बिखेर देती है और ये पूरी मिली जुली महक आती है हमारी नाक तक। और वैज्ञानिकों ने इसे नाम भी दिया है पेट्रीकॉर। वैज्ञानिक इस स्मेल को पेट्रीकॉर कहते हैं। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इंसानों को ये खुशबू इतनी पसंद आने की वजह ये भी है, जो वजह वो ये है कि हमारे हजारों साल पुराने अनुभव, जब मौसम की जानकारी देने वाले मोबाइल नहीं थे, सैटेलाइट नहीं थे, तब बारिश का जो मतलब था वो यही था। खुशबू आई, खेती शुरू हुई, नदियां भरेंगी, जानवरों को चारा मिलेगा और जीवन फिर से आगे बढ़ेगा। शायद इसलिए आज भी जो पहली बारिश की खुशबू हमारे दिमाग को एकदम सुकून देती है और बिना वजह कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी आ जाती है। और एक बात और है जो आपको बहुत हैरान करेगी, वो ये कि
इंसान की जो नाक है, हमारी जो स्मेल करने की पावर है, वो जियोस्मिन को पहचानने में इतनी ज़्यादा सेंसिटिव और संवेदनशील है कि इसकी बेहद छोटी सी मात्रा भी हमें महसूस हो जाती है। मतलब थोड़ी सी भी किसी जगह में अगर मिट्टी पर बारिश की बूंदें पड़े तो वो खुशबू भीनी भीनी बहुत जल्दी हमारी नाक तक पहुंचती है और बहुत दूर तक पहुंचती है और हम समझ जाते हैं कि मॉनसून आ गया है, बारिश आ गई है और सावन भी आ गया है। और ये सौंधी खुशबू हमारा मूड फिर अच्छा कर देती है और हम चाय पीने के बारे में सोचते हैं, पकौड़े खाने के बारे में सोचते हैं और सब कुछ खुशनुमा सा लगने लगता है। तो अगली बार जब पहली बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू आए तो एक पल रुकिएगा, क्योंकि आप सिर्फ बारिश की महक नहीं बल्कि धरती, बारिश और करोड़ों सूक्ष्म जीवों की हजारों साल की जो पुरानी साझेदारी है उसके गवाह बन रहे हैं और उसे महसूस कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।